बड़ी खबर देख रहा है इंडिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आज बवाल मच गया। नेपाल में भ्रष्टाचार और 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के विरोध में हजारों युवा काठमांडू समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाली मीडिया के मुताबिक फायरिंग में अब तक 14 की मौत हुई है, जबकि 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान नेपाली संसद के पूर्वी गेट पर आगजनी भी हुई। काठमांडू में रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। राष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री निवास, संसद की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नेपाल की जेन जी अपनी सरकार के विरोध में उतर आई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन पर बगावत पर उतर आई है जेन जी। संसद भवन का घेराव यहां पर करने के लिए तमाम युवा पहुंच गए। पीएम आवास की सुरक्षा को माहौल को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। नेपाल में युवा बेकाबू हो गए हैं। संसद भवन में प्रदर्शनकारी प्रवेश न कर सके, इसके लिए सुरक्षा वहां पर भी चाक चौबंद कर दी गई है। कई इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। सड़क पर गोलियां चल रही हैं। आगे क्या करेंगे ओली, ये सवाल बना हुआ है। 14 लोगों की मौत हो गई है इस बवाल में। फेसबुक, यूट्यूब के बैन के खिलाफ यहां पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेपाल में हजारों युवाओं ने राजधानी काठमांडू समेत देश के दूसरे शहरों में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। इस प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाना माना जा रहा है। जेन जी सड़कों पर उतर आई। राष्ट्रपति आवास समेत कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ गया। नेपाल में मचा बवाल। सड़कों पर उतरी जेन जी। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन, मच गया हंगामा। सरकारी ऐलान के विरोध में बगावत। काठमांडू की सड़कों पर ऐसी तस्वीरें पहले नहीं दिखी। हजारों की संख्या में युवा लड़के लड़कियां विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए। देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद परिसर में पहुंच गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विद्रोह की मशाल उठाए जेन जी अपनी मांगों के साथ सीधे सरकार के सामने उतर गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ ये एक तरह से युवाओं की बगावत है। ओली सरकार के फैसलों के खिलाफ ये प्रदर्शन बताया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। नेपाल की ओली सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगा दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपने ऑफिस खोलें, सरकार से रजिस्टर हों, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया, लेकिन इससे नेपाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सख्ती पर नई बहस छिड़ गई। इस बैन का युवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इनका कहना है कि उनका काम धाम, बिजनेस और पढ़ाई चौपट हो गए हैं। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका बिजनेस रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल में हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि लोगों में नाराजगी इतनी बढ़ी कि बहुत से लोगों ने वीपीएन से बैन तोड़ने की कोशिश की और अब ये सड़कों पर उतर आए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेन जी यानी 18 से 28 साल के युवा सोमवार को संसद भवन परिसर में घुस गए। काठमांडू की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। युवाओं की मांग #रिस्टोर आवर इंटरनेट। बताया जा रहा है कि सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था, तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना की गई।
बहुत से वीडियो और रिस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में स्कूली छात्र अपनी यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि दिखे कि ये नौजवानों का आंदोलन है। ये भी कहा जा रहा है कि 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। जो ऐप्स बंद किए गए हैं उनकी बहाली की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने आजादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। हालात को देखते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना को तैनात कर दिया गया है। इस प्रदर्शन के बाद सरकार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का दबाव बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आंदोलन से नेपाल में बड़ा बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था। नई पीढ़ी आजादी, ईमानदारी, रोजगार और अच्छा भविष्य चाहती है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में नेपाल में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है। नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन को लेकर ये बड़ी खबर। नेपाली मीडिया के मुताबिक फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। काठमांडू में अब तक 14, सुनसरी में 1 और पोखरा में 1 की मौत हुई है। इसके अलावा 22 लोग गंभीर हालात में अस्पतालों में भर्ती हैं। अस्पतालों में तेजी से बढ़ती जा रही है घायलों की तादाद। खून की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल। यहां युवाओं को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। फायरिंग में 16 की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अनंत अनुराग काठमांडू से एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, फिलहाल वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं? कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। फिलहाल मैं जिस जगह पे गोलीबारी हुई थी और घटना हुई थी उससे 500 मीटर में अलग हूँ। ये बानेसर इलाका है जहाँ पे जेनजी द्वारा किया गया आंदोलन के क्रम में जो गोली लगा हुआ आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, चारों ओर आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं और एम्बुलेंस की गाड़ी जो है सड़क पे दौड़ रही है और चारों ओर जो है लोग बैठे हुए हैं। और सबसे बुरी खबर ये है कि अभी तक जो है मरने की मौत हुए की संख्या का तादाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी तक हाल लगभग 17-18 लोगों का मौत के औपचारिक खबर आई हुई है और औपचारिक 19 लोगों की मौत की खबरें आई हुई है। और बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। सारे हॉस्पिटल का बेड घायलों से भरा हुआ है। इस तरह का खबर सामने आई है और आपातकालीन कैबिनेट की बैठक भी बैठ रही है। अनंत, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर युवा सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि गोलियां बरसाई जा रही हैं प्रदर्शनकारियों पर? एक बार फिर से अनंत का हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच आप ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। युवाओं पर बल का प्रयोग यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। फायरिंग प्रदर्शनकारी छात्रों पर, युवाओं पर की जा रही है। पीएम आवास की सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ाया गया है। 16 लोगों की जान चली गई है, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। तो नेपाल में जो हालात हैं उन पर हमारी नजर लगातार बनी है। अब बात करते हैं देश के उन हिस्सों की जहां बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। दर्जनों घरों में दरार, लैंडस्लाइड के बाद मचा हाहाकार। टूटी पहाड़ी, रेलवे ट्रैक पर तबाही। गुजरात से राजस्थान, आफत बरसाता आसमान। देख रहा है इंडिया में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देश के बड़े हिस्से में कैसे
कुदरत ने तबाही मचा रखी है। हमारी टीम उन जगह पहुंच रही है जहां पर बर्बादी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड ने जो हाहाकार मचाया है वो दहलाने वाला है। कुछ इलाके तो लगभग पूरी तरह उजड़ गए हैं। मनाली हो या कुल्लू, हर जगह तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हम आपको कुल्लू से रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां घरों में दरारें पड़ गई हैं। पूरे के पूरे मकान जमींदोज हो गए हैं। सड़कें टूटकर गहरी खाई में गिर रही हैं। आपदा की सबसे डरावनी तस्वीरें। हिमाचल में हुई भारी तबाही। गांवों का संपर्क टूट चुका है। पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश। घरों में पड़ गई हैं दरारें। हिमाचल प्रदेश में जहां भी जाओ, जहां भी नजर दौड़ाओ, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। जून से सितंबर हो गया है, लेकिन कुदरत का आपदा काल यहां खत्म नहीं हो रहा है। कुल्लू और आसपास के इलाकों में भी भारी तबाही मची है। आप देख सकते हैं कि यहां के रास्ते पूरी तरह टूट चुके हैं। लग घाटी के कुछ गांवों का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट गया है। यहां लोग दूसरी तरफ फंस गए हैं। किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जान का भी खतरा है। मैं इस वक्त कुल्लू में हूं और कुल्लू में जो अभी 2-3 तारीख को बारिश हुई है, उसके बाद में कुल्लू में भी कई सारी जगहों पर एक तबाही हुई है। अब आप ये देखिए, ये कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और इस लैंडस्लाइड के वजह से आगे बागन गांव एक पड़ता है जिसका रास्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और हमने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन एक आप देखिए बिल्कुल रास्ता ख़त्म हो गया। ऊपर से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, तो इन पहाड़ों के ज़रिए ऊपर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बागन गांव में 110 के करीब मकान हैं। ये पूरा का पूरा जो गांव है वो धीरे धीरे नीचे धंस रहा है और यही वजह है कि तमाम सारे जो घर हैं उन पे क्रैक पड़ गया है। और ये आप देखिए सारे ग्रामीण हैं जो उस तरफ फंसे हुए हैं, वो इधर आ नहीं सकते हैं और उधर घर पूरा टूटा हुआ है। तमाम सारे लोगों ने पंचायत घरों में पनाह ले रखी है। जरा सा पैर इधर से उधर हुआ तो सीधे खाई में जा गिरेंगे, लेकिन मजबूरी है। लैंडस्लाइड के बाद इनके घर तबाह हो गए। सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। इनके घर टूट रहे हैं, जमीन धंस रही है। अभी तक तो 50-60 घर में दरारें आई हुई है। तो लोग कहाँ पे हैं? कोई कुछ स्कूल में रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार घर में रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या धीरे धीरे सिंक कर रहा है, नीचे जा रहे हैं? नीचे जा रही है, ऐसे आगे को नहीं जा रही कोई भी मिट्टी। नीचे अंडरग्राउंड रही है जैसी हो रही है, धंस रही है। हाँ जी, अंडरग्राउंड हो रहे हैं मकान पूरे बिल्डिंग ही। अभी तक तो 50-60 घर में दरारें आई हुई है। तो लोग कहाँ पे हैं? कोई कुछ स्कूल में रह रहे हैं, कोई रिश्तेदार घर में रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या धीरे धीरे सिंक कर रहा है, नीचे जा रहे हैं? नीचे जा रही है, ऐसे आगे को नहीं जा रही कोई भी मिट्टी। नीचे अंडरग्राउंड रही है जैसी हो रही है, धंस रही है। हाँ जी, अंडरग्राउंड हो रहे हैं मकान पूरे बिल्डिंग ही। हिमाचल के ओल्ड मनाली, सोलांग घाटी और कुल्लू के बागान गांव समेत कई इलाकों में भारी तबाही मची है। रिहायशी इलाकों में टूटे फूटे घर रह गए हैं, लेकिन इनमें से भी दर्जनों घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। ये कभी भी गिर सकते हैं। ये कुल्लू का अखाड़ा बाजार है, जहां बाजार तो अब कहीं दिखता नहीं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ मकान हुआ करता था एक समय में, ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। और 3 मकान होते थे जी, एक नहीं 3 मकान थे। 3 मकान यहाँ पर हुआ करते थे। अच्छा, हाँ जी, ये सारे खत्म हो गए? सब कुछ खत्म है यहाँ पर। अच्छा, आपका सर जो ये मकान है पीछे, यहाँ क्या स्ट्रक्चर था? यहाँ आंगन था ना जी, यहाँ मकान था, उससे पीछे एक पुराना मकान था हमारा। अच्छा, और ये कब हुआ है, क्या कैसे हुआ? ये तो 6:30 बजे क्या तारीख थे, 6:20 के करीब ये पहाड़ आ गया। हाँ। वीरवार सुबह। अच्छा, हाँ जी, बहुत भयानक मंजर था इसका। अच्छा अच्छा, आप लोग सुरक्षित रह गए, यानी सुबह से ही ये लैंडस्लाइड धीरे धीरे हो रहा था? नहीं, धीरे धीरे नहीं हो रहा था। पहले तो थोड़ा धीरे धीरे हुआ, बाद में एकदम से आया। हाँ, पहले ये बिल्डिंग गई, फिर साथ वाली बिल्डिंग गई, फिर उधर से थोड़ा सा
2 के मिनट का गैप पड़ा, फिर उधर को गया जो आगे जो लेंटर वाली क्रेट्स वायर पड़ी हुई है। इसके नीचे ऑलरेडी एक मकान था जिसमें 6 लोग रहते थे, वो दब गए हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी। यहाँ एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। कुल 9 शव निकाले गए। एहतियातन पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। कुल्लू के कई सारे जो मकान हैं वो इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं, चूंकि फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये आप देखिए, सारे मकानों में लोग रहते थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए पूरा सामान यहाँ से निकाल के और लोग इस तरीके के मकानों से निकल चुके हैं। वो इसलिए निकल गए हैं क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही है कुल्लू में और कभी भी कोई बड़ा खतरा इन जगहों पर हो सकता है। यही वजह है कि दर्जनों इस तरीके के जो मकान हैं वो खाली हो गए हैं। इस खूबसूरत वादी में अब सिर्फ दर्द और त्रासदी ही चारों ओर दिख रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी से खड़े किए गए मकान बर्बाद हो गए हैं। जिस दिन वो भीषण लैंडस्लाइड हुआ उसके गवाह ये लोग हैं। सुनीता सूद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला था। ये देखिए, ये कुल्लू का अखाड़ा बाजार है और यहाँ आप देखिए कि अभी भी लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। यही वजह है कि ऐसे मकानों को खाली करवाया गया। अब ये जो लैंडस्लाइड 2-3 तारीख को हुई, उसमें आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरा मकान 2 मंजिला मकान था, जमींदोज हो गया। 2 लोग यहाँ पर मारे गए। इसमें से एक एनडीआरएफ के लोग थे और एक दूसरे शख्स थे कश्मीर से। हमारे साथ में यहाँ पे मैम हैं जिनका ये पूरा मकान जमींदोज हो गया और ये बगल में इन्हीं का मकान है, वो पूरे तरीके से हिल गया है। ये कितनी तारीख को हुआ? ये 2 तारीख हुआ और कोई 11 साढ़े 11-12 के बीच में हुआ सर। अच्छा। तो मैं जागी हुई थी रात को। हाँ जी, मैं फोन चला रही थी। तो उतने को ही थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा हुआ कि बड़ी जोर से आवाज आई। तो मैंने अपने बेटे को बोला उठ उठ उठ, ऊपर से पहाड़ आ गया। तो बेटा बोलता मम्मा मेरा फोन है। मैं कहा फोन फान रहने दे। तो मैंने उसको बोला निकल तू। मैंने सबको पड़ोस में, मेरे ये साथ में एक और है सीता, इसका भी सारा मकान डैमेज हो गया है। तो उसको भी मैंने बाहर निकाला। मैंने उसको भी आवाज मारी। मेरे 2 किराएदार थे, मैंने सबको बाहर निकाला और मैंने शोर मचाया कि सब बाहर निकल जाओ, भी पहाड़ आ गया ऊपर से। तो वो सब सुरक्षित निकल। और इस घर में कौन था जब यहाँ ये डैमेज हुआ पूरा? अंदर कुछ लोग, कितने लोग रह रहे थे अंदर? जी ये यहाँ पे 2 लोग थे, जो 2 कश्मीरी थे। एक ने तो छलांग मार के वो निकल गया, तो वो दूसरा नहीं निकल पाया। एक और था कोई फौज का, मैंने देखा नहीं, मगर वो भी नहीं निकल पाया जी। हिमाचल में आई आपदा का आकलन करने केंद्रीय टीम पहुंची है। ये टीम कुल्लू मनाली के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी। ओल्ड मनाली, सोलांग घाटी समेत कुल्लू के बागान गांव का दौरा करेगी। नुकसान का अंदाजा लगाकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों पर नदियां भी अपने रौद्र रूप में हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड सभी राज्यों में बड़ी और छोटी नदियों में पानी तबाही के रूप में आया है। हिमाचल में कुल्लू से मनाली तक ब्यास नदी अपने साथ बर्बादी लेकर आई है। हमारी टीम उस रोहतांग दर्रे के पास पहुंची जहां से ये नदी निकलती है। ब्यास नदी की तेज धार ने मनाली समेत कुल्लू जिले में भारी तबाही मचाई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके रास्ते में जो भी आया वो बह गया। हाईवे बह गए, पुल बह गए, मकान, दुकान सब बह गए। जहां पहले करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, वहां अब खंडहर जैसा बन गया है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। आप देख सकते हैं कि ब्यास नदी ने इस रास्ते को पूरा खत्म कर दिया है। लेकिन जोखिम लेकर एनडीटीवी की टीम रोहतांग दर्रे की ओर निकली। जिस ब्यास नदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में तबाही मचा रखी है, उस ब्यास नदी के उद्गम स्थल पर एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंची है। ये जो ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रोहतांग दर्रा है और इसी रोहतांग दर्रे के ऊपर जो ब्यास कुंड है, वहां से ब्यास नदी निकलती है। अब वो इसलिए यहाँ पर आपको ब्यास नदी का
उस तरीके का प्रवाह नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बिल्कुल एक झरने की तरीके से ब्यास नदी दिख रही है, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं रोहतांग दर्रा, ये काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर बर्फ पड़ती है और इसी ग्लेशियर के जरिए से ब्यास कुंड से ये ब्यास नदी निकलती है। तकरीबन 470 किलोमीटर ये बहती है और फिर पंजाब में ये सतलुज नदी से मिल जाती है। तो ब्यास नदी अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे कि रोहतांग दर्रे के नीचे ब्यास नदी का क्या रूप है और बारिश जो है वो कहां पर हो रही है। यहां पहुंचकर देखा कि रोहतांग दर्रे पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन नीचे इस मॉनसून सीजन में जबरदस्त बारिश हुई है। अपने उद्गम स्थल से करीब 20 किलोमीटर नीचे से ब्यास तबाही मचा देती है। ये रोहतांग दर्रा है जहां से ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, एक निर्मल कलकल करते हुए झरने की तरीके से। और जब यही ब्यास नदी 470 किलोमीटर का सफर तय करके हिमाचल से पंजाब में सतलुज नदी में मिलती है, तो फिर भयानक तबाही हिमाचल प्रदेश और पंजाब में देखने को मिलता है। अब सोचिए कि ये रोहतांग दर्रा है और यहाँ पर ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, और जब ब्यास कुंड से निकलती है तो एक ग्लेशियर से झरने की तरीके से निकलती है। लेकिन उसके बाद ब्यास नदी जब इस रोहतांग दर्रे से गुजरती है और वहाँ आप दूर देखिए, सबसे पहले कोठी एक कस्बा पड़ता है, उसके फिर नीचे पलचान है, पलचान से नीचे फिर ओल्ड मनाली है, उसके नीचे मनाली, फिर उसके नीचे कुल्लू। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ब्यास नदी जैसे से नीचे बढ़ती है उसका रौद्र रूप और ज़्यादा विकराल होता जाता है और फिर नीचे उसने और ज़्यादा तबाही मचाई है। यहाँ जिस ऊंचाई पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर बारिश उतनी तेज़ नहीं होती है। अगर आप घाटियों में देखें तो आपको बादल दिखेंगे और बारिश होती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती है क्योंकि ऊंचाई पर बारिश कम होती है। और जब ऊंचाई पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसी को बादल फटना बोलते हैं। ब्यास नदी जैसे जैसे आगे बढ़ी तबाही मचाती गई। ओल्ड मनाली के कुछ हिस्सों पर तो अस्तित्व का ही संकट खड़ा हो गया। ब्यास नदी की तेज धाराओं ने मनाली में एक बहुमंजिला होटल और कई दुकानों को बहा दिया। नदी के उफान पर होने से पानी मनालू के अलू मैदान में घुस गया। चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, ब्यास का पानी अपने साथ पंजाब में भी तबाही की कहानी लिख रहा है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देख रहा है इंडिया में अब बात उत्तराखंड की, जहां लैंडस्लाइड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बड़ा भूस्खलन हुआ है। भारी मात्रा में मलबा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यह हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक है, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से मलबे में ढका हुआ है। सोमवार सुबह यहां पहाड़ी से अचानक बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे और देखते ही देखते पूरा रेलवे ट्रैक मलबे से ढक गया। भूस्खलन की एक घटना जहां हुई वहां पास में ही मंदिर भी है। एक शिव मंदिर है जो लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि प्राचीन काली मंदिर का कुछ हिस्सा इस मलबे की चपेट में आ गया है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहाड़ी से इस मंदिर और रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। उस वक्त मंदिर में जो पुजारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने लगे थे। यहाँ जब मैं आया तो खाली जोत बत्ती जलाई और थोड़े थोड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। एक भगत और आए, उनको हमने कहा फटाफट यहाँ से प्रसाद चढ़ाओ और जाओ। उनको हमने बाहर निकाल दिया। हम जो दो जने से जो रोज के दोनों हैं, वो हम यहाँ मौजूद थे अंदर, और एकदम से पूरा पहाड़ नीचे गिर गया।
लेकिन हम मंदिर के अंदर ही थे। फिर एक घर की बेटी के पंडित जी आए, उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया। उस टाइम तक थोड़ा ही पहाड़ गिरा था इस साइड का, जिधर ये शंकर जी का मंदिर है, वहाँ बिल्कुल क्लियर था। उनको भी हमने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। जब वो चले गए तो फिर हम भी वहाँ से निकल लिए, वहाँ मत्था टेका, बाहर आ गए। तो मंदिर को कोई नुकसान? मंदिर के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, वो खाली ये शंकर जी का मंदिर था, शिव परिवार, तो वो सारा टूट गया। जिस रेलवे ट्रैक पर ये बड़े बड़े बोल्डर आकर गिरे, उसके ऊपर भारी भरकम लोहे का जाल भी लगा था। पहाड़ी से जब पत्थर आकर गिरे तो इस जाल को तोड़ते हुए गिरे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाल नहीं होता तो ये पत्थर और भी दूर आकर गिरते। ओवरहैंगिंग क्लिप टाइप है। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है कि अंदर को झुकी हुई, ठीक है ना। इस पे जब भी पानी ऊपर लगता है, इसके जोड़ खुलते हैं, जोड़ खुल के धीरे धीरे जोड़ बड़ा होता जाता है तो पत्थर गिर जाते हैं नीचे। पहाड़ी से आया मलबा इतना भारी भरकम था कि लोहे का भारी जाल पूरा लटक गया। लोहे के पाइप मुड़ गए। रेलवे और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबे के साथ आए बड़े बड़े पेड़ भी नीचे आ गिरे हैं। अब इन्हें काटकर रास्ता साफ करने का काम किया जा रहा है। ये देखो हमारी लेबर लगी हुई है, जेसीबी पहुंच गई है, ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको क्लियर कर दें। पीछे हटा लो, जेसीबी आएगी अंदर। अभी देखो 50 से 60 कर्मचारी अभी जहाँ लगे हुए हैं, अभी और पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। मशीनरी पहुंच गई है, कुछ और आएगी, ठीक है ना। तो हम बहुत जल्दी इसको रिस्टोर कर देंगे। इस लैंडस्लाइड से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो गया। सुरक्षा के चलते रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया गया। कुछ दिनों पहले इसी जगह पर मलबा आया था। फिलहाल हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार ऋषिकेश रेल ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। ट्रैक से मलबा हटाने का काम जारी है और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात के कई जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। शहरों में सड़कें तालाब बन गई हैं तो गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। नदियों के उफान ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। गांधीधाम गुजरात के ये इलाके इन दिनों बारिश बाढ़ से जूझ रहे हैं। उफनती नदियां, पानी में डूबते गांव, सड़कों पर जलभराव। खेड़ा की तस्वीरें देखिए। साबरमती नदी उफान पर है। नदी का पानी गांव में जाने लगा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पेड़ों को देखिए किस तरह पानी में डूबे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के गांव जलमग्न नजर आ रहे हैं। अब आपको बनासकांठा के हालात दिखाते हैं। तेज बारिश और तूफान से यहाँ हालात बिगड़े हुए हैं। नदी का बहाव देखिए, पानी निचले इलाके में आ गया है। तूफान में पूरा बोर्ड सड़क पर आ गिरा। अब बनासकांठा के दूसरे इलाकों का हाल देखिए। सड़कों पर भरा है पानी और पानी में लगभग आधे डूबे ये मकान। हर मकान की यही तस्वीर है। निचली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। जल भराव की वजह से लोगों के वाहन भी पानी में खराब हो गए हैं। आसपास के इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। अब गांधीधाम शहर की तस्वीर देखिए। सड़कों का हाल ऐसा जैसे कोई तालाब हो। पानी में डूबते वाहन हर जगह इसी तरह के हालात हैं। गुजरात में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये मोरबी के बांध की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद ये बांध ओवरफ्लो हो रहा है। नवसारी में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों में डर बना हुआ है, पानी का लेवल और न बढ़ जाए। अब तस्वीरें वडोदरा से, जहां बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। यहाँ विश्वामित्री नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। पुलों को छूते हुए पानी बह रहा है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। सड़कें, गलियां सब पानी में डूबी हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव अभियान लगातार जारी है। इसके साथ ही लोगों को खाने पीने के सामान भी मुहैया कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं।
जिसके चलते मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों को किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल गुजरात के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वो है बनासकांठा, महसाणा, साबरकांठा, अरावली, कच्छ, पाटन, गांधीनगर, महिसागर, सुरेंद्रनगर, राजकोट और मोरबी। मौसम विभाग के मुताबिक 15 सितंबर तक गुजरात के जिलों में इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब तक 48 लोगों की मौत हो गई है। 2000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य में 1.75 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पंजाब में दशकों बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। हालांकि रविवार से नदियों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। मनोज्ञा लोहीवाल लुधियाना से मेरी सहयोगी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। तो मनोज्ञा का आगे हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की जान चली गई है। मनोज्ञा जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, आप इस वक्त कहां मौजूद है और क्या स्थिति आप वहां देख रही हैं? मनोज्ञा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप वहां पर तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या हालात है वहां पर अभी। देखिए, मैं इस समय लुधियाना में हूँ। लुधियाना को यूं तो गर्व से कहा जाता है कि इसे वुलन कैपिटल ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा ऊन और टेक्सटाइल पूरे देश में जाता है, लेकिन आज यहाँ पर एक और उद्योग की हालत खराब है क्योंकि अधिकतर इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस समय खेते में हूँ। करीब 13 ऐसे जिले हैं, उससे ज्यादा जो इस समय सीधे तौर पर प्रभावित हैं। 3 लाख एकड़ जमीन है जो पूरी तरह से जलमग्न है या फिर जहां पर खराब हो गई है फसल की स्थिति। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और गुरदासपुर के आसपास के इलाके का एरियल सर्वे और उसके साथ साथ वहां पर रुककर किसानों से बात करेंगे। पंजाब के साथ साथ आसपास के इलाकों का भी दौरा होगा। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक और जहां राज्य सरकार ने करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिल भेजा है और मांगे हैं ये रुपए कि जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार ये बकाया दे और ये रुपए रिलीज करे, जिससे यहाँ पर राहत कार्य जारी हो। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस तरह का पहला दौरा होगा इस इलाके में। इसके पहले कई सारे आ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर के हैं, जिसमें से खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई मंत्री शामिल है। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो इस समय खराब होती नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग डैम से पानी छोड़ा गया है और लगातार भूस्खलन और उत्तर भारत में हो रही बारिश की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लाखों लोग प्रभावित हैं। 3 लाख एकड़ अगर जमीन प्रभावित है तो वहीं करीब करीब 5 लाख से ज्यादा अलग अलग इलाकों में प्रभावित हैं। राहत जारी है, बचाव कार्य जारी है, सेना को उतारा गया है। यहाँ पर जहाँ लुधियाना में मैं हूँ, यहाँ पर भी खेतों में कमोवेश उसी तरह की स्थिति है। पानी अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन सतलज के पास का ये सारा इलाका, निचला इलाका, इन इलाकों में अधिकतर फसल जो बाकी आसपास के इलाके हैं वहाँ उस पर सीधा असर पड़ा है। बिल्कुल, पंजाब ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी है। प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे वक्त में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया आपका मनोज्ञा। प्रधानमंत्री के दौरे पर भी आप नजर बनाए रखिएगा और पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं इससे जुड़ी जानकारी हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तो पंजाब में इस वक्त स्थितियां बेहद खराब हैं और प्रधानमंत्री मोदी का कल पंजाब में दौरा होने जा रहा है। बाढ़ से जो तबाही मची है उसका आंकलन भी अब किया जा रहा है, लेकिन फसल की फसल वहां पर चौपट हो गई है। कई लोगों की जान चली गई है, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब बात करते हैं रेगिस्तानी इलाकों की। राजस्थान में कहीं बाढ़ हुई है तो कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बारिश के आसार अब भी बने हुए हैं। जलभराव से कई जिलों में हालात बिगड़े हुए हैं। उदयपुर के झाडोल में बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे 58 की हैं। सुबह 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। इसके बाद ये रास्ता बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतार इस हाईवे पर नजर आई। हालात ऐसे रहे कि स्थानीय लोग खुद इस मलबे को हटाने में लगे हुए थे।
और है रास्ते में, और परीक्षा वाले बच्चे आज एग्जाम भी है, सेकंड ग्रेड वाले, सब इधर इधर घूम रहे हैं और लंबा जाम लग रहा है दोनों तरफ से। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, नदियां उफान पर हैं, निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। बाड़मेर में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं, सड़कों पर जल भराव है। उदयपुर के गांव में हालात बेहद खराब हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ किसानों को हुआ है, उनकी पूरी फसल पानी में बर्बाद हो गई है, पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा है। उदयपुर से समीप ये कानपुर गांव है और अभी हम खड़े हुए हैं और यहाँ के खेतों की स्थिति आप देख सकते हैं पूरी किस तरह से खेतों में। ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर धनिया की फसल उगाई गई थी, लेकिन अब फसल कहीं पर भी दिख नहीं रही है। घुटनों तक इसमें खेतों में पानी भरा हुआ है और पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पीछे भी जो गोभी की फसल है, उस गोभी की फसल भी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यानी कि किसानों का कहना है कि 5000 बीघा जो है इस एरिया में आता है और कई गाँव है इसमें जुड़े हुए, उन सभी में पूरे खेत जलमग्न हो चुके हैं। फसल जो है मक्का सहित जो सब्जियों में धनिया हुआ, गोभी हुई, सभी खराब हो चुके हैं। उदयपुर के जो आसपास के जो लगभग यूडीए विकास प्राधिकरण, हाँ जी, विकास प्राधिकरण के पास के में नक्शे में उदयपुर शहर के 42 तालाब थे, वो आज उसमें से 22 तालाब जिंदा है, 20 तालाब जो निजी खातेदारी के थे वो तहस नहस हो चुके हैं। उदयपुर शहर के अंदर कॉलोनियां बस चुकी है, वो 20 तालाब का जो पानी है वो कॉलोनियां बसी, तो उससे यहाँ पे क्या इफेक्ट? देखिए, अगर 20, आप जरा सोचिए, 20 तालाब का पानी, जो तालाब अभी वर्तमान में मृत स्थिति पे है, वहाँ पर कॉलोनियां बस गई, वो 20 तालाबों का पानी सीधा आड़ नदी में प्रवेश कर रहा है। राजस्थान के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दौसा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का वादा किया। प्रशासन बिल्कुल चुस्त है, उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रहती है। अभी सरकार ने यहाँ पर जो अपने स्कूल हैं, करीब 650 स्कूल और 16 डैम, उनके रिपेयर के लिए भी 16 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रशासन के पास भेजे हैं। तो हर डैम को देखा जा रहा है, निरीक्षण करके मरम्मत की ज़रूरत है, मरम्मत को पूरा करेंगे। राजस्थान में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर और जालोर शामिल हैं। कभी पानी की किल्लत झेलता राजस्थान अब बाढ़ से बिगड़े हालात झेल रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, लोग पानी में फंसे हुए हैं, गाँव के गाँव बाढ़ में डूबे हुए हैं। मौसम ऐसा ही रहा तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।